फिल्म की शुरुआत में एक लड़की एक इमारत के लिफ्ट में प्रवेश करती है। वह खुद को रिकॉर्ड करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये करूंगी, काश तुम यहाँ होते। वह चौथी मंजिल का बटन दबाती है। जब वह पहुंचती है तो वह बाहर नहीं निकलती। इसके बजाय वह दूसरी मंजिल, फिर छठी मंजिल, फिर से दूसरी मंजिल के बटन दबाती है। इसके बाद वह 10वीं मंजिल का बटन दबाती है और डरती हुई दिखाई देती है। जब लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंचती है तो लाइटें चमकने लगती हैं। घबराहट में वह निर्देशों को चेक करती है और 5वीं मंजिल का बटन दबाती है, जहां उसे आंखें बंद रखनी होती हैं। जैसे ही लिफ्ट रुकती है और दरवाजे खुलते हैं, उसकी आंखें बंद रहती हैं। वह बड़बड़ाती है, नहीं देखो। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है और वह प्रार्थना करती है कि दरवाजे बंद हो जाएं। डर से अभिभूत होकर वह गलती से अपनी आंखें खोल देती है, लेकिन केवल दरवाजों को बंद होते देखती है। राहत महसूस करते हुए कि कुछ नहीं हुआ, वह पहली मंजिल का बटन दबाती है। अचानक लाइटें फिर से चमकने लगती हैं। लिफ्ट झटके से हिलती है और उसका फोन हाथ से गिर जाता है। जैसे ही वह फोन उठाने के लिए झुकती है, उसका हाथ एक जोड़ी पैरों से टकराता है। डर के मारे वह घूमती है, लेकिन कोई वहां नहीं होता। घबराहट में वह बेताबी से हर बटन दबाती है, फिर ठिठक जाती है जब उसकी रिकॉर्डिंग में एक महिला उसके ठीक पीछे खड़ी दिखाई देती है। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर रुकती है। दरवाजे खुलते हैं और इमारत एक भयानक लाल चमक में बदल जाती है। उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम कहां जा रही हो? डर के मारे वह मुड़ती है और चीख पड़ती है। फिर लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचती है और जब दरवाजे खुलते हैं तो वह पूरी तरह से खाली होती है। फिर हम क्रिस, क्लोई, मैडी और इजी से मिलवाए जाते हैं, जो नाइटमेयर ऑन डेयर स्ट्रीट नामक एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां वे शहरी किंवदंतियां, भूतिया जगहें और परालौकिक खेलों के बारे में वीडियो बनाते हैं। उनका मैनेजर केविन उनके एक वीडियो की समीक्षा कर रहा है और बताता है कि उन्हें प्रोडक्ट दिखाना चाहिए और प्रायोजक का उल्लेख करना चाहिए। पता चलता है कि ये ग्रुप हाई स्कूल से दोस्त हैं और साथ में चैनल शुरू किया था। केविन उन्हें और रोमांचक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि प्रायोजक आकर्षित हों और अधिक पैसा कमाया जा सके। वह एक नए लड़के रायान का भी उल्लेख करता है, जो चैनल का प्रशंसक है और इंटर्न के रूप में काम करना चाहता है। हालांकि टीम उत्साहित नहीं है, केविन रायान को मुफ्त में काम करने के लिए किराए पर ले लेता है। केविन रायान को टीम से मिलवाता है और अगले एपिसोड के लिए विचार मांगता है। टीम कई विचार सुझाती है, लेकिन कोई स्वीकृत नहीं होता। फिर रायान लिफ्ट गेम करने का प्रस्ताव रखता है। क्लोई पूछती है, क्या ये वही गेम नहीं है जहां लिफ्ट में सवारी करने से एक आत्मा आती है? मैडी जोड़ती है, 5वीं मंजिल की महिला, उसे मृतकों का एक पोर्टल खोलना चाहिए। क्लोई चेतावनी देती है, गलत तरीके से खेलो और वह तुम्हें चीर डालेगी। रायान बताता है कि इसे कहीं भी 10 मंजिलों वाली जगह पर किया जा सकता है। क्लोई सुझाव देती है कि वे इसे एक भूतिया लिफ्ट में आजमाएं और रायान एक खास इमारत की सिफारिश करता है। वह एक इमारत का जिक्र करता है जहां एक लड़की बेकी गेम खेलते समय लापता हो गई थी। टीम को थोड़ा रुचि नहीं होता और केविन विचार को छोड़ने का फैसला करता है। उसी समय केविन को एक प्रायोजक का कॉल आता है और वह बाहर चला जाता है। क्लोई रायान को ऑफिस का दौरा कराती है और उसे सवालों के लिए अपना नंबर देती है। बाद में केविन टीम को बताता है कि उनके प्रायोजक मिस्टर क्लेन सप्ताह के अंत तक एक नया एपिसोड चाहिए, वरना वे उनकी फंडिंग वापस ले लेंगे। घबराहट फैल जाती है और केविन सुझाव देते हैं कि वे रायान के विचार पर जाएं। यह एक ही जगह की शूटिंग है, आसान सेटअप और उसी रात फिल्माया जा सकता है। रायान द्वारा बताई गई इमारत एक ऑफिस बिल्डिंग है और शनिवार होने के कारण ये ज्यादातर खाली होगी। दृश्य काट करता है और टीम इमारत में पहुंचती है। केविन दौड़ता हुआ आता है और सभी को प्रायोजक की टी-शर्ट्स बांटता है। केवल इजी ही एक पहनती है, जबकि बाकी मना कर देते हैं। वे सब इमारत के अंदर जाते हैं और कैमरे व अन्य उपकरण सेट करना शुरू करते हैं। इतने में क्लोई अपने नोट्स की समीक्षा करती है। जब रायान पूछता है तो वह बताती है कि 5वीं मंजिल की महिला एक बदला लेने वाली आत्मा है जो रेड वर्ल्ड नामक जगह को भटकती है और उसे लोगों को चीरने में मजा आता है। वे फिल्मांकन शुरू करते हैं, बताते हैं कि आज रात वे लिफ्ट गेम खेलेंगे। महिला की मदद से एक अभिशप्त भूतिया क्षेत्र का द्वार खोलने की कोशिश करेंगे।
क्लोई बताती है कि ये महिला अपने निजी मृतकों की भूमि में रहती है, जिसे वे रेड वर्ल्ड कहते हैं। अगर रस्म सही से की जाए तो वो दरवाजा खोलेगी और उन्हें अंदर ले जाएगी। मैडी नियम बताती है, लिफ्ट में एक सख्त अनुक्रम में बटन दबाएं, 4, 2, 6, 2, 10, 5, फिर 1। 5वीं मंजिल पर एक महिला प्रवेश करेगी और आपके पीछे खड़ी होगी। उसे न देखें, न बोलें। क्लोई चेतावनी देती है कि अगर आप उसे देखते हैं या उससे बात करते हैं तो वो आपको चीर डालेगी, आपके शरीर और आत्मा को टुकड़ों में फाड़ देगी। ग्रुप फिर स्पष्ट रूप से अपने प्रायोजक का उल्लेख करता है ताकि इस बार वीडियो को अस्वीकृत न किया जाए। क्रिस, क्लोई और मैडी अपने कैमरों के साथ लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, जबकि केविन, इजी और रायन बाहर लाइव फीड की निगरानी करते हैं। वे सावधानी से बटन अनुक्रम का पालन करते हैं। क्लोई दर्शकों को बेकी के बारे में बताती है, 5वीं मंजिल की महिला का सबसे हाल का शिकार। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चढ़ती है, लाइटें चमकने लगती हैं। 10वीं मंजिल पर पहुंचकर वे सस्पेंस बढ़ाते हैं, घोषणा करते हैं कि अगला पड़ाव कुख्यात 5वीं मंजिल होगी। क्रिस बटन दबाता है। जब अन्य लोग लाइव फीड के माध्यम से देखते हैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, जिससे उन्हें छिपना पड़ता है। इस बीच लिफ्ट के दरवाजे 5वीं मंजिल पर खुलते हैं। तीनों चुपचाप खड़े रहते हैं, आंखें बंद रखते हैं, लेकिन क्रिस थोड़ी देर के लिए झांकता है और फिर 5वीं मंजिल पर आंखें बंद कर लेता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और राहत महसूस करते हुए वे पहली मंजिल का बटन दबाते हैं, लेकिन इसके बजाय नीचे आने के लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगती है। इस बीच जैसे ही गार्ड चला जाता है, इजी को पता चलता है कि लाइव फीड कट गई है। अंदर तीनों घबराने लगते हैं क्योंकि लिफ्ट 9वीं मंजिल पर रुकती है। एक सामान्य दिखने वाला व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और अंत में वे पहली मंजिल पर लौटते हैं। केविन बताता है कि कैमरे का फुटेज खो गया है और इजी कहती है कि रिकॉर्डिंग का आधा हिस्सा गायब है, हालांकि वो इसे रिकवर करने की कोशिश करेगी। क्लोई को तब एक महिला की हल्की गुनगुनाहट सुनाई देती है। वो लिफ्ट की ओर देखती है और मैडी से पूछती है कि क्या उसे सुनाई दे रहा है। जब वो नहीं कहता तो वो घबराहट में इसे नजरअंदाज कर देती है। रायन सुझाव देता है कि वे फिर से शूट करें, इस बार सभी उपकरण लिफ्ट के अंदर, लेकिन क्रिस मना कर देता है। तब रायन उसे डरपोक कहता है और सब कुछ बेकी से जोड़ देगा। वो फिर चौंकाने वाला सच बताता है, बेकी उसकी बहन थी और क्रिस उसे जानता था। वो उनके चैनल की प्रशंसक थी और क्रिस ने उसके साथ संबंध बनाया था। रायन बताता है कि उसने उसके लैपटॉप पर उनकी मैसेजेस पाईं। क्रिस ने बेकी को लिफ्ट गेम खेलने, इसे रिकॉर्ड करने और उसे अपने चैनल पर फीचर करने का वादा किया था ताकि उसे प्रसिद्धि मिले, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के बाद उसने जवाब देना बंद कर दिया। बेकी ने उसे प्रभावित करने के लिए अकेले रस्म की कोशिश की। ग्रुप स्तब्ध रह जाता है, क्रिस के व्यवहार से घृणा करता है और इस बात से नाराज होता है कि उसने एक लड़की का फायदा उठाया। केविन चेतावनी देता है कि इससे उनका चैनल बर्बाद हो सकता है। रायन कहता है कि वो केवल उनकी मदद चाहता है ताकि बेकी मिल सके। क्रिस चिल्लाता है, पूछता है कि क्या वो वाकई मानता है कि वो रेड वर्ल्ड में फंसी है। रायन क्रिस पर झपटता है, लेकिन अन्य उसे रोक लेते हैं। क्रिस हर किसी पर चिल्लाने लगता है। उसी समय सिक्योरिटी गार्ड आता है और सभी को प्रांगण छोड़ने का आदेश देता है। बाद में क्लोई रायन से सच छिपाने और ग्रुप का इस्तेमाल करने के लिए सामना करती है, लेकिन जल्दी ही माफी मांगती है, अपनी सहानुभूति उसकी बहन के लिए व्यक्त करती है और चली जाती है। उसी शाम क्लोई को क्रिस का कॉल आता है और वो उसके व्यवहार के लिए उसे फटकारती है, लेकिन अचानक एक महिला की गुनगुनाहट सुनाई देती है और कॉल अपने आप कट जाता है। इस बीच जैसे ही क्रिस अपनी इमारत में प्रवेश करता है, लाइटें बंद हो जाती हैं। वो एक आकृति देखता है और फोन की फ्लैश से चेक करता है, लेकिन अचानक उसका शरीर सख्त हो जाता है और वो हवा में तैरने लगता है, एक भूतिया महिला के नियंत्रण में। उसका घुटना टूटता है, सिर मुड़ जाता है और वो गिरता है, फिर घसीटा जाता है। फिर हम रायन को अपनी और अपनी बहन की फोटो देखते हुए देखते हैं, जो हताशा में लिफ्ट गेम अकेले खेलने का फैसला करता है। वो लिफ्ट में प्रवेश करता है और 4 दबाता है। कट टू इजी और केविन ऑफिस में। इजी को एहसास होता है कि मुख्य कैमरा, जिसमें सारा फुटेज है, अभी भी लिफ्ट के अंदर है और वे उसे रिकवर करने का फैसला करते हैं।
इस बीच क्लोई बेक्की के बारे में रिसर्च करती है। दृश्य कट करता है और रयान 5वीं मंजिल पर अपनी आंखें बंद करके पहुंचता है। दरवाजा खुलता है और एक छाया उसकी ओर बढ़ती है। दरवाजा बंद हो जाता है और वो एक दबाता है, लेकिन लिफ्ट 10वीं मंजिल पर चढ़ जाती है। बाहर निकलकर वो खुद को रेड वर्ल्ड में पाता है, एक टेढ़ी मेढ़ी वास्तविकता लाल रोशनी में नहाई, जिसमें आकाश में एक विशाल लाल एक्स है। दूर एक महिला पीठ करके खड़ी होती है। उसे लगता है कि ये बेक्की है। वो पास जाता है, लेकिन वो अस्वाभाविक रूप से पीछे की ओर झुकती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो अपने शरीर को मोड़ती है और तेजी से रयान के पीछे दौड़ती है। डर के मारे रयान भागता है और एक इमारत में छिप जाता है। इस बीच केविन और इजी कैमरा रिकवर करने के लिए इमारत में लौटते हैं। जब केविन उसे लेता है, इजी मजाक में लिफ्ट गेम शुरू करती है और केविन इसे गंभीरता से नहीं लेता। गेम के दौरान केविन साझा करता है कि वो वीडियो प्रोडक्शन के लिए इतना समर्पित है कि उसने अपनी पढ़ाई के पैसे भी लगा दिए और उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे उसे ऑफिस में रहना पड़ा। इजी उसे बेहतर होने तक रहने की जगह ऑफर करती है। 5वीं मंजिल पर पहुंचने पर वे आंखें बंद करने में विफल रहते हैं। चारों ओर देखते हैं। अचानक लाइटें लाल हो जाती हैं। भूत हिंसक रूप से केविन को गले में हाथ डालकर मार डालता है, फिर इजी को भी क्रूरता से मारता है। इस बीच दूसरे क्षेत्र में लिफ्ट पहली मंजिल पर लौटती है। रयान दौड़कर अंदर जाता है, दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। वो खिड़की के बाहर महिला को लपकते हुए देखता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा समय पर बंद हो जाता है। अंदर वो केविन और इजी द्वारा रिकवर किए गए कैमरे को पाता है और उनकी भयानक मृत्यु का फुटेज देखता है। दृश्य कट करता है और क्लोई संगीत सुनते हुए अन्य लिफ्ट गेम मामलों और लापता लोगों की रिपोर्ट्स पढ़ रही होती है। अचानक एक बंद दरवाजे के पीछे से हल्की लाल रोशनी उसके कमरे में घुसती है, एक अशुभ संकेत कि महिला पास है। एक हाथ की छाया फर्श पर फैलती है, उसकी ओर बढ़ती है। उसी समय रयान का कॉल आता है। क्लोई होश में आती है, मुड़कर देखती है कि सब सामान्य है। वो उससे मिलने की जिद करता है और हालांकि अनिच्छुक, वो ऑफिस आने के लिए सहमत हो जाती है। कॉल के बाद वो इजी और केविन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन न तो उनका नंबर कनेक्ट होता है। इस बीच मैटी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है जब उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। महिला शेल्टर के ऊपर झुकी हुई है। डर के मारे वो भागता है, बड़बड़ाता है कि उन्होंने दरवाजा खोल दिया और अब वो उनके पीछे है। वो क्लोई को कॉल करता है, ऑफिस में मिलने की सलाह देता है। वो जवाब देती है वो पहले से ही वहां है। याद करते हुए कि नमक आत्माओं को भगा सकता है, वो एक रेस्टोरेंट में दौड़ता है, वहां से सारा नमक इकट्ठा करता है। आईने में वो महिला को उसे पकड़ते हुए देखता है, घबराकर भागता है और बाहर जाते समय कुछ मोमबत्तियां ले लेता है। ऑफिस में रयान क्लोई को बताता है कि गेम काम कर गया। वो बेक्की की तलाश में रेड वर्ल्ड में गया। वो स्वीकार करता है कि उसने अकेले खेला और 5वीं मंजिल की महिला वास्तविक है। वो उसे केविन और इजी की मृत्यु का फुटेज दिखाता है। डर के मारे क्लोई कहती है कि उन्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए। रयान तर्क देता है कि पुलिस मदद नहीं कर सकती। उन्होंने बेक्की को छोड़ दिया जैसे उसके माता पिता ने किया, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्लोई से मदद की भीख मांगता है। वो बताती है कि क्रिस ने बेक्की के साथ जो किया वो असहनीय था, लेकिन अभी उसे अपने दोस्तों की चिंता है और वो इसे रिपोर्ट करने के लिए दृढ़ है। जब वे ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो वे एक नमक सर्कल और जलती हुई मोमबत्तियों को अंदर पाते हैं। मैटी अचानक प्रकट होता है और क्लोई उसे गलती से मार डालती है, फिर जल्दी माफी मांगती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। मैटी बताता है कि उन्होंने गेम खेलते समय एक नियम तोड़ा। क्लोई तर्क देती है कि रस्म को 9वीं मंजिल के आदमी ने बर्बाद कर दिया, लेकिन मैडी कहता है कि क्रिस ने पहली मंजिल का बटन दबाया था और फिर भी वे ऊपर गए। इसका मतलब है कि दरवाजा वाकई खुल गया। क्लोई पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वे अभिशप्त हैं। मैडी जोर देता है कि उन्हें दरवाजा बंद करने का तरीका ढूंढना होगा। क्लोई कहती है कि इजी और केविन के साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो यकीन नहीं कर सकती कि ये वास्तव में वो महिला थी। नाराज रयान पूछता है कि क्या उसने अपनी रिसर्च में और कुछ पाया। अनिच्छा से क्लोई खुलासा करती है कि उसने गेम को दशकों पुरानी एक खबर से जोड़ा। एक सोरोरिटी प्रतिज्ञा सप्ताह के दौरान एक लड़की एली को एक ऑफिस बिल्डिंग के लिफ्ट शाफ्ट में मजाक के रूप में बंद कर दिया गया था।
अन्य वादा करते थे कि वे 1 घंटे में लौटेंगे, लेकिन इसके बजाय सोरोरिटी हाउस में शराब पीकर उसे भूल गए। एली पूरा सप्ताहांत फंसी रही, धीरे धीरे पागल हो गई। सोमवार को जब कर्मचारी आए तो वो अभी भी अंदर थी। उसे लिफ्ट ने कुचल दिया, उसकी रीढ़ टूट गई, लेकिन यही उसकी मृत्यु का कारण नहीं था। कोरोनर के अनुसार वो गियर्स में उलझ गई और धीरे धीरे भयानक तरीके से फट गई। उसके अवशेष कई दिनों तक नहीं मिले। हिलते हुए मैडी पूछता है, तुम्हें ये सब पता है और फिर भी तुम उसकी भूत की वास्तविकता पर विश्वास नहीं करती? क्लोई चिल्लाती है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, किंवदंतियां। लोग अपनी मृत्यु के अंतिम परिणाम से डरते हैं, इसलिए बताते हैं। रयान कहता है, मान लें कि यह वास्तविक है, इसके बारे में क्या करें? मैडी जवाब देता है कि वो ऑनलाइन खोज रहा है, लेकिन दरवाजा बंद करने का तरीका नहीं मिला। क्लोई चेतावनी देती है कि अगर 5 मिनट में कुछ हल नहीं हुआ तो वो पुलिस को कॉल करेगी। मैडी अन्य स्रोतों को चेक करने के लिए समय मांगता है और एक गाना गुनगुनाने लगता है। उत्सुक क्लोई पूछती है, ये कौन सा गाना है? वो सहजता से कहता है कि उसे नहीं पता, ये कहीं सुना हुआ है। रयान कहता है कि उसने भी इसे सुना। जब वो वहां था तो महिरा इसे गुनगुनाती थी। क्लोई अचानक याद करती है, ये लिफ्ट गाना है, एक नर्सरी राइम जो उसकी माँ गाया करती थी। वो गाने लगती है, लिफ्ट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, चलो फिर से सवारी करते हैं। मैडी निष्कर्ष निकालता है, दरवाजे बंद होते हैं और फिर हम फिर से सवारी करते हैं। हमने गेम पूरा नहीं किया, हमें उसके संसार में कदम रखना होगा और फिर से सवारी करनी होगी। यही तरीका है जिससे दरवाजा बंद होगा। जैसे ही क्लोई पुलिस को कॉल करना शुरू करती है, वे गुनगुनाहट सुनते हैं और फिर अंधेरे में एली का भूत प्रकट होता है। मैडी क्लोई को सुरक्षात्मक सर्कल में कदम रखने के लिए कहता है। भूत धीरे धीरे उठता है और रयान उस पर रोशनी डालता है, सभी को डराता है। वो उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन पहले नमक सर्कल उसे रोकता है। ग्रुप राहत महसूस करता है, लेकिन अचानक वो सर्कल तोड़ देती है और मैडी को क्रूरता से मार डालती है। घबराए हुए क्लोई और रयान अपनी जान बचाकर भागते हैं और ऑफिस बिल्डिंग में लौटते हैं ताकि फिर से गेम खेल सकें। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है और प्रांगण छोड़ने का आदेश देता है। क्लोई उसे मिर्च स्प्रे से छिड़कती है और लिफ्ट में दौड़ती है। गेम के नियमों का पालन करते हुए वे खेल शुरू करते हैं। जैसे ही वे गेम के अंत तक पहुंचते हैं, क्लोई 5वीं मंजिल का बटन दबाती है और वे हाथ पकड़ लेते हैं। आंखें बंद करके लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, लाइटें चमकती हैं और वे फुसफुसाते हैं कि न देखें। अंत में दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्लोई पहली मंजिल का बटन दबाती है और लिफ्ट 10वीं मंजिल की ओर बढ़ती है। जब दरवाजे खुलते हैं, क्लोई को रेड वर्ल्ड देखकर आश्चर्य होता है। वो रयान से वापस आने को कहती है, लेकिन वो विचलित हो जाता है। बेक्की को खिड़की के बाहर देखकर क्लोई उसे चेतावनी देती है कि ये एली उसे धोखा दे रही है। वो उसका हाथ पकड़ती है और खींचती है, पूछती है कि क्या अब उन्हें पहली मंजिल पर जाना चाहिए। रयान सहमत होता है और क्लोई बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुक जाती है। हैरान होकर वे एहसास करते हैं कि एली हार नहीं मान रही। वे फिर से आंखें बंद करते हैं क्योंकि दरवाजे फिर से खुलते हैं, डर के मारे। दरवाजे बंद हो जाते हैं और लिफ्ट अंत में पहली मंजिल की ओर बढ़ती है। क्लोई को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम कहाँ जा रही हो? रयान उसे आंखें न खोलने को कहता है, लेकिन वो खोल देती है और अचानक उसका सिर फट जाता है। रयान अपनी आंखें खोलता है और बेक्की को सुनता है, जो उसे अकेला न छोड़ने की भीख मांगती है, और भूत उसके पीछे प्रकट होता है। जब लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंचती है, दरवाजे रेड वर्ल्ड में खुलते हैं, जहां बेक्की सामने खड़ी होती है और दृश्य काला पड़ जाता है। अंतिम दृश्य में कई साल बाद एक और लड़की उसी लिफ्ट में प्रवेश करती है, अपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए लिफ्ट गेम खेलने की कोशिश करती है। वो क्लोई और उसके दोस्तों का उल्लेख करती है, जिन्होंने गेम खेला लेकिन कभी वापस नहीं आए। उनकी लाशें पुलिस को नहीं मिली। वो सोचती है कि क्या 5वीं मंजिल की महिला ने उन्हें ले लिया। जैसे ही वो बटन दबाती है, एली का भूतिया हाथ फिर से प्रकट होता है, तैयार उसे अगला शिकार बनाने के लिए, और फिल्म समाप्त हो जाती है।